गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो आज हम आपकी जो बुक है संचयन उसमें से पढ़ने जा रहे हैं ये लेख मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा हुआ। तो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार धर्मवीर भारती पहुंचे हुए लेखक थे और उनका एक मैगजीन भी आता था, उसके संपादक भी रहे हैं। धर्मयुग नाम का उनका एक मैगजीन था और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो उन्होंने पुस्तकालय अपने लाइब्रेरी के बारे में लिखा। इस प्रकार जो है लाइब्रेरी बहुत सारी उनकी अपनी पर्सनल बुक्स थी, तो वो किस प्रकार उन्होंने बनाई पर्सनल लाइब्रेरी घर पे, तो ये कैसे बनाई उसके बारे में ये लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। अपने हाथ में पेंसिल रखो और जो जो कठिन शब्द है उसके अर्थ लिखते जाते हैं। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय धर्मवीर भारती, लेखक का नाम याद रखना है और लेख का नाम याद रखना है। लेखक धर्मवीर भारती, लेख का नाम मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। जुलाई 1989। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेखक अपने बारे में लिख रहा है। तीन जबरदस्त हार्ट अटैक एक के बाद एक। अपने बारे में बताया। एक तो ऐसा कि नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे। डॉक्टर बोसर्स ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 900 वॉल्ट्स के शॉक्स दिए। भयानक प्रयोग, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट डॉक्टर्स ने किया। लेकिन ये बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस ही नहीं होगा, पर यदि कहीं भी जरा भी एक कण प्राण शेष बचे होंगे तो हार्ट रिवाइवल कर सकते। प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग में 60% 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गए। केवल 40% उसमें भी 3 अवरोध का मीनिंग लिखा ब्रैकेट में ब्लॉकेज है। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे थे यानी हेसिटेट कर रहे थे। केवल 40% हार्ट है, ऑपरेशन के बाद ना रिवाइव हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट्स की राय ले ली जाए। तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें। लेखक अब हॉस्पिटल से घर आए। अब क्या हुआ? बहरहाल यानी फिलहाल ऐसी अर्ध मृत्यु यानी आधा 40% हार्ट उनका चल रहा था, 60% बंद था, तो आधी मृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। लेखक ने कहा जहाँ मेरी लाइब्रेरी है, जहाँ मेरी किताबें हैं, मुझे उस कमरे में रख, वही लिटा दिया गया है। मुझे चलना, बोलना, पढ़ना सब मना। दिन भर पड़े पड़े 2 ही चीजें देखता रहता हूँ। बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में झूलती सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस यानी बहुत ज्यादा भरी हुई अलमारी। बचपन में परी कथा फेरी टेल्स में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं, वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे। लेखक की जान किस में अटकी हुई थी? अपनी किताब, अपनी बुक्स में, जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई है। तो उनकी लाइब्रेरी में बुक्स कितनी पुरानी थी? 40-50 साल पुरानी। कैसे जमा हुई? संकलन को अंडरलाइन करो। संकलन यानी संचित करना, इकट्ठा करना, संचित करना या इकट्ठा करना। की शुरुआत कैसे हुई? यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना जरूरी है
कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जगा। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर। स्वतंत्रता से पहले की बात है। आर्य समाज जो कि दयानंद सरस्वती ने बनाया है, जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, वेदों का अध्ययन करते हैं। मेरे पिता, लेखक बोल रहे हैं, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान, आह्वान को अंडरलाइन करो, बुलावा, आह्वान यानी बुलावे पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। हम लोग बड़े आर्थिक आर्थिक यानी मॉनिटरी इकोनॉमिकल कष्टों से गुजर रहे थे। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी, घर में मैगजीन्स आते थे। फिर भी आर्य मित्र साप्ताहिक, यानी इनको अंडरलाइन करना, याद रखना, वेदोदम, सरस्वती ही, गृहिणी और दो बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए। उनका क्या नाम था? बाल सखा और चंचल। ये दो पत्रिकाएं हमारे घर में, बाल पत्रिका है, बाकी सब पत्रिकाएं। गृहिणी और दो बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चंचल। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र। रेखा चित्र यानी फोटो भी बने होते थे, उसके पेंट के बनाए हुए चित्र। मुझे पढ़ने की चाट लग गई। चाट लग गई को अंडरलाइन करो, चाट लगना यानी धुन लग गई। समय पढ़ता रहता, खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। छोटा था परंतु समझ नहीं पाता था, पर वो भी पढ़ता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें, वेद और उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह से समझ तो नहीं पाता था। खंडन मंडन, जहाँ उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, क्या करना चाहिए, धर्म क्या है, ये सारी बातें उस बच्चे को समझ नहीं आ पाती थी, पर पढ़ने में मजा आता। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी। रोचक, रोचक यानी रोचक को अंडरलाइन करो, रोचक यानी मनोरंजक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित, बहुत सारे उसमें चित्र बने हुए हैं। वे तत्कालीन, तत्कालीन यानी उस समय के, पाखंडों, पाखंडों यानी ढकोसला, दिखावट, ढकोसला दिखावट के विरुद्ध अदम्य, अदम्य अंडरलाइन करो, जिसे दबाया ना जा सके उसे बोलते हैं अदम्य। अदम्य दिखाई देने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोचक घटनाएं थी उनके जीवन की, जो मुझे बहुत प्रभावित कर रही। इनके बारे में लेखक बोल रहा है दयानंद सरस्वती। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, प्रतिमा यानी मूर्तियां भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर, हिम शिखर यानी बर्फ से ढके हुए शिखर, चोटी पर साधुओं के बीच में घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियां यानी कुरीतियां, प्रथा, ऐसी प्रथा जो कि अच्छी ना हो, समाज के विकास में बाधा हो, उसे क्या बोलते हैं? रूढ़ी।